वेलकम टू स्मॉल टू बिग विद सागर खंडेलवाल। स्मॉल टू बिग ये एक ऐसी सीरीज है जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लार्ज कॉर्पोरेट कैसे बना जाए इस पे मदद करती है। यहाँ पे मैं अपने ओवर 2 डेकेड्स के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, जहाँ पे स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज, स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस और गुड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को हम शेयर करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आपके बिजनेस को एक लार्ज स्केल पे बना सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को एक लार्ज कॉर्पोरेट की तरह सोचना चाहिए। अगर हम देखेंगे कि स्मॉल बिजनेसेस को एक बड़ा चैलेंज होता है विथ रिगार्ड्स टू आपके एम्प्लॉइज रिटेंशन में या फिर फाइनेंशियल एक्सेस में या फिर सेल्स ग्रोथ में और कुल मिला के ओवरऑल आपके बिजनेस स्ट्रैटेजीज में। तो हम बात करेंगे कि आपके बिजनेस को क्यों लार्ज कॉर्पोरेट के जैसा सोचना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 29% ऑफ द जीडीपी इज सपोर्टेड बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट को 2025 तक ये रेशियो 50% पे लेके जाना है, दैट इज 50%। गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव टू हेल्प एमएसएमईज ग्रो। अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे बिजनेसेस स्मॉल मीडियम हो वो मेजरली फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, जिसके इनहेरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ज्यादातर एमएसएमई या स्मॉल बिजनेसेस ये आइदर एक प्रोप्राइटरी कंसर्न होते हैं या एक पार्टनरशिप फर्म होते हैं। नॉर्मली कंसल्टेंट्स स्मॉल बिजनेसेस को एडवाइस करते हैं कि आप कॉर्पोरेट थॉट प्रोसेस में मत जाइए, आप एक कंपनी या एलएलपी मत बनाइए। बट आप अगर देखेंगे तो इनहेरेंटली प्रोप्राइटरी कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म के इनहेरेंट लिमिटेशंस और चैलेंजेस होते हैं। ये आपको लार्ज बिजनेस एस्टैब्लिश करने में बड़ा लिमिटेशन क्रिएट करता है। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग कॉर्पोरेट। मतलब हम क्या ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करें जिससे हम एक लार्ज ग्रोथ के लिए खुद को तैयार कर सकें। सो हम पहले बात करते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न की। सो प्रोप्राइटरी कंसर्न ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप एक इंडिविजुअल होते हो, आपको एक पैन कार्ड और एक शॉप एक्ट जहाँ पे एप्लीकेबल है वो यूज करके आपको बिजनेस सेटअप करने में आसानी होती है। नॉर्मली मैं इंडिविजुअल बिजनेसेस को कहता हूं कि आप ये प्रोप्राइटरी कंसर्न एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाइए, जहां पे आपका बिजनेस अभी तक एस्टैब्लिश या फिर आपका बिजनेस आइडिया अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो प्रोप्राइटरी कंसर्न में आपको सिर्फ लगता है एक पैन कार्ड और शॉप एक्ट। तो इन केस आपके पास ये दो है तो आप तुरंत आपका प्रोप्राइटरी कंसर्न शुरू कर सकते हैं। बट इसके इनहेरेंट डिसएडवांटेज है कि आपका रिस्क ये अनलिमिटेड होता है। मतलब कि आपके बिजनेस में अगर कभी कोई लिमिटेशंस या लॉसेस आ जाए या फिर आपका बिजनेस कोई कारण से बंद करना पड़े तो आपको आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज भी इसमें कंसिडर किए जाएंगे अगर ये बैंकरप्सी में जाता है तो ये केस में इट इज वेरी रिस्की टू रन अ प्रोप्राइटरी बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज वेरी रिस्की इन केस आपको लॉसेस हो जाते हैं या आपका बिजनेस बंद करना पड़ता है तो यहाँ पे आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज भी अटैच हो सकते हैं। तो डेफिनेटली प्रोप्राइटरी कंसर्न ये उसी बिजनेसेस के लिए किया जाना चाहिए जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत कम है या फिर आपको एक छोटे पीरियड का एक असाइनमेंट करना है। अगर हम बात करेंगे प्रोप्राइटरी कंसर्न में फंडिंग की तो बैंक्स प्रोप्राइटरी कंसर्न्स को बहुत लिमिटेड फंडिंग कर पाते हैं बिकॉज उनको एक बड़ा रिस्क होता है कि ये पेमेंट रीपे होगा या नहीं हो। डेफिनेटली गवर्नमेंट के बहुत स्कीम होते हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट गारंटीड फंड मिलते हैं, बट उसका भी एक लिमिटेशन होता है। उसमें भी आपको एक अपर लिमिट सेट की जाती है जिसकी वजह से अगर आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है तो उस लिमिट के ऊपर आपको पर्सनल असेट्स या पर्सनल प्रॉपर्टी को ही मॉर्गेज करके आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। एक और चीज है प्रोप्राइटरी कंसर्न में कि बहुत सारे वीसीज या बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपको लोन नहीं देते बिकॉज आपके पास में कोई एक मॉडल नहीं होता है जिसके थ्रू वो लोन दे सके। तो नॉर्मली प्रोप्राइटरी कंसर्न्स को आप अगर लोन दोगे तो या तो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन्स दोगे। उसमें भी लिमिटेशंस है कि थर्ड पार्टी आपको अनसिक्योर्ड लोन देगी नहीं। बैंक के लोन्स अनसिक्योर्ड हो सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड बैकिंग, बट उसके अलावा आपको फंड्स लेना बहुत दिक्कत हो जाता है। तीसरा एक और चीज है इसमें कि आपको अगर फंडिंग लेना है तो आपके फ्रेंड रिलेटिव से आपका फंड्स जो आता है उसमें कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो पाता है। अगर हम अदर मीन्स ऑफ फंड्स की बात करें बैंक से रिलेटेड, बैंक के बजाय या फिर स्ट्रक्चर्ड फंडिंग ऑप्शंस के बजाय, तो या आप लोन्स ले सकते हो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ऑफ रिलेटिव्स, आप लोन ले सकते हो रिलेटिव से या फ्रेंड से, बट उसका भी एक लिमिटेशन होता है। उसमें भी आप उस तरीके से अमाउंट्स नहीं ले पाते जिससे आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। तो फिर देन यू आर लिमिटेड, मतलब ओवरऑल लिमिटेशन हो जाता है कि आप एक हद के आगे नहीं जा सकते। ठीक है,
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोप्राइटरी कंसर्न उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो एकदम इनिशियल फेज में है, जिसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रूफ ऑफ बिजनेस, जिसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अभी तक बना नहीं है, जो इनिशियल स्टेज ऑफ रिसर्च में है, जो बिजनेस मॉडल सेटअप कर रहा है, उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोप्राइटरी में रखना चाहिए जब तक उसका बिजनेस का आइडिया पूरा एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद में डेफिनेटली आई सजेस्ट कि आप प्रोप्राइटरी कंसर्न में बिजनेस में कीजिए। एक और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स एडवाइस करते हैं कि इसमें प्रोप्राइटरी में कुछ कंप्लायंसेस नहीं होते हैं, बट आप देखोगे तो डाउन साइड जो है इसमें ये ज़्यादा परेशानी वाला है। मतलब कि अगर इसमें अगर कुछ रिस्क आ जाता है भविष्य में तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच होकर आपको दिक्कत आ जाएगी एंड देन प्रोबेबली देयर विल बी नथिंग टू सेव। अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस है और आप कई सालों से चला रहे तो आप डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए कि इसको अपग्रेड करें। व्हाट कॉर्पोरेट फॉर्म यू शुड चूज, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बट ये एक बैकग्राउंड है जो आपने डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। सेकेंड हम बात करेंगे विथ रिगार्ड्स टू पार्टनरशिप फर्म की। प्रोप्राइटरी कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में एक मेजर डिफरेंस है कि प्रोप्राइटरी में आप अकेले होते हो और पार्टनरशिप में 1+ होते हो, मतलब 1 + 2 3 4 अप टू 20 यू कैन गो। सो इसमें एक एडवांटेज क्या है कि जो प्रोप्राइटरी को एडवांटेज है विद रिगार्ड्स टू स्टार्टिंग अप ऑफ बिजनेस, आप इंस्टेंट बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। आपका पार्टनरशिप डीड बन सकता है, आपका पार्टनरशिप या तो रजिस्टर हो सकता है या अनरजिस्टर्ड हो सकता है। नॉर्मली भी एडवाइस की रजिस्टर करें अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हो तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप अगर होता है तो भी आपका काम शुरू होके आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, आपको इंस्टेंट पैन कार्ड भी एप्लीकेबल हो जाता है। ये सब पूरी प्रोसेस आप कब कर सकते हो, जब प्रोबेबली आपका एक असाइनमेंट वेरी शॉर्ट पीरियड असाइनमेंट है। नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि अगर आपको एक प्रोप्राइटरी कंसर्न से अपग्रेड करना है पार्टनरशिप में तो उसी असाइनमेंट्स के लिए कीजिए जहाँ पे आपका असाइनमेंट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। लोग मुझे कहते हैं कि पार्टनरशिप को चलाना बड़ा आसान है, इसमें कंप्लायंसेज भी नहीं होता है। बहुत सारे कंप्लायंसेज जो अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे LLPs है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है या फिर 1 पर्सन कंपनी है, उसके बजाय यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होता है। लोगों से पैसे लेने में दिक्कत नहीं है, लोगों को पैसे देने में दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको कहता हूं कि ये भी एक आपको लिमिट करेगा एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म में आपको ईज ऑफ स्टार्टिंग है, डेफिनेटली है, बट ईज ऑफ एक्सेस टू फंड है क्या? हम फिर से वहीं पे आते हैं जहां पे हमने प्रोप्राइटरी में भी बात की है, बट यहाँ पे फर्स्ट चीज है कि आपको लिमिटेशन है फंड्स का। बहुत सारा अमाउंट आपको बैंक फंड नहीं कर सकता है अनलेस आपके पास में कोलैटरल हो। बहुत सारा अमाउंट आपको स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NBFCs या फिर VCs नहीं फंड कर सकते बिकॉज आपके पास में एक मॉडल नहीं है जिसके थ्रू वो फंड कर सके। या तो आपको सिक्योर्ड देना है या अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, बट इसमें एक लिमिटेशन सबसे बड़ा है। जस्ट लाइक प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप में एक लिमिटेशन सबसे बड़ा है। जस्ट लाइक प्रोप्राइटरी कंसर्न, यहाँ पे आपका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, रिस्क अनलिमिटेड है। अगर कल को कुछ हो जाता है, से फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस लॉस हो जाता है, आपका बिजनेस में बंद करना पड़ सकता है और जिसकी वजह से बहुत सारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, आपका बिजनेस बैंकरप्सी में अगर जाता है तो डेफिनेटली इसमें सब पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स को भी अटैच किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस चलाइए बट इसका रिस्क जो है वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज पे भी है। कई लोग मल्टीपल पार्टनरशिप्स करते हैं, तो मैं उनसे सजेस्ट करता हूं कि आप एक देखिए, आप एक बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, दूसरा बिजनेस अगर लॉस जाए तो वो पहले बिजनेस का भी एसेट पूरा टेक ओवर कर लेगा इन केस ऑफ लॉस, पहले बिजनेस का भी एसेट पूरा खराब कर देगा। आपका पूरा बना बनाया जो प्रॉपर्टीज है वो अटैच हो सकता है इन केस इफ देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ बैंकरप्सी फॉर द पार्टनरशिप। तो मैं आपको सजेस्ट क्या करता हूं कि आपका अगर अभी पार्टनरशिप चल रहा है तो आपको उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। सी ईज ऑफ कंप्लायंस है, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स फाइल करना नहीं पड़ता है, बट इज डॉक्यूमेंट फाइलिंग अ डिसीजन फॉर चूजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई विल से आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चॉइस करने का बेस होना चाहिए कि आपको उसमें कितना बचाया जा सकता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज करने का बैरोमीटर होना चाहिए कि पर्सनल लाइबिलिटीज मेरा कितना है ये पर्टिकुलर बिजनेस में। हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे अगले 2 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे आई सजेस्ट कि आप अगर बिजनेस सेटअप कर रहे हो भारत में तो यही 2 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलिए, अनलेस आप बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस इस तरीके का है कि वो असाइनमेंट बेसिस पे होता है और फिर जहां पे आपको बड़ा रिस्क लायबिलिटी नहीं है। बट इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में रिस्क या लायबिलिटी है तो डेफिनेटली आपने यही 2 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए जिसकी हम बात करेंगे।